डिमार्केशन के बजाय इन्होंने डिमोलिशन हमारा कराया। और जबकि एक केस हमारा और भी चल रहा था, तो उसमें जो है तो ये 4 तारीखों में वहाँ हाई कोर्ट नहीं गए और ये 29 तारीख को यहाँ आए थे। इनके पास जो है हाई कोर्ट जाने को टाइम नहीं था, तारीख पे जाने का टाइम नहीं था। 4 तारीख खाली गई इनकी। कहा हमसे कि भाई अपना सामान निकाल लो, तो सामान निकालने का जो हमें कोई मौका नहीं दिया। देखो जी, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, ना हमारा हाल चाल पूछने आया, ना हमारे बच्चों का हाल चाल पूछने आया। कोई हमारे से कोई मुलाकात अभी तक किसी से नहीं हुई है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी जो है आए थे, पूरे दिन जो है उन्होंने अपने जो है बात भी करी है, मदद करने के लिए बोला था, लेकिन कोई मदद हम जैसे वो बोल के गए उस हिसाब से हमें कोई मदद नहीं मिली है। कानूनी मदद ना कानूनी मदद मिली है, ना हम जैसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट की, यहाँ तक के जैसे अब और भी आवाम देख रही है कि भाई यहाँ जमीयत उलमा हिंद आ गई है, जमात इस्लामी वाले आ गए हैं, तो अब तो इनकी के पास कोई कमी नहीं है, तो मदद करने की क्या ज़रूरत है। सचिन दत्ता साहब, उनके फादर एक्सपायर हो गए कल, जज साहब आए नहीं, तो सुनवाई तो कोई हुई नहीं। मामला जैसा आपके सामने पहले था, अभी भी पुलिस बैरिकेड लगाकर वहाँ बैठी है और किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं वो अंदर जाने के लिए। लोग जैसे पहले तड़प रहे थे अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जाने के लिए, कुछ लोगों के वालिदैन वहाँ दफन हैं, कुछ के भाई बहन हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो अभी ऐसे ही तड़प रहे हैं। अगली तारीख हमें 22 फरवरी मिली है, तो उम्मीद अभी है इंशाल्लाह, प्रशासन से भी है, सरकार से भी है। और वो लोग मलबा ट्रक में लोड करके कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। एक तरीके से मैं बोलूँगा कि सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही थी कि पता अच्छे थे। पहली बात तो उनको निकालने का टाइम क्यों नहीं दिया, एक प्रायर नोटिस क्यों नहीं दिया, एक लॉ का वायलेशन, क्योंकि बच्चे अभी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उन्होंने ऐसा हादसा देखा है। 2 हफ्तों में एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जब मुझे वो मदरसा याद नहीं आता। मैं तो सिर्फ वहाँ पर पढ़ाता था 1.5 घंटा। तो जो बच्चे वहाँ रहते थे, जिनका वो घर था, वो वहीं पले बड़े, वहीं पर अपने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। बहुत बेचैन हैं, बहुत रोते हैं, दुआएं करते हैं, प्रशासन से गुहार लगाते हैं। कुछ दिन पहले एसएचओ साहब के पास कुछ एप्लीकेशंस गए थे कि लोग कहते हैं कि जब वहाँ बच्चे इतने नहीं थे तो 350-400 कुरान क्या कर रहे थे। एक ये भी सवाल लोग उठाते हैं। तो मैं बता दूं कि अक्सर हमारे मज़हब में दिल्ली के मेहरौली इलाके में मैं वहीं मौजूद हूं और मुज़म्मिल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो वहां पर मदरसे में और बच्चों को तालीम दिलाते थे, पढ़ाते थे वहां पर बच्चों को। मुज़म्मिल, आपकी ख़बरें भी और आपके इंटरव्यू भी तमाम सोशल मीडिया पर, और यहाँ तक कि जो अल जज़ीरा है, पाकिस्तानी चैनल है, वहाँ भी आपकी इंटरव्यू चले हैं, वहाँ भी स्टोरियाँ चली हैं। अब 12 तारीख को इसमें सुनवाई होनी थी, अब इसमें क्या सुनवाई हुई है आगे, और क्या था पूरा मामला, किस तरीके से अब बच्चों के साथ हालात हैं, ये सारा बताइए ज़रा। पहला आपने अपडेट पूछी कि 12 तारीख को यानी कल सुनवाई होनी थी हमारी, उसकी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जज साहब हैं, दत्ता साहब, सचिन दत्ता साहब, उनके फादर एक्सपायर हो गए कल, जज साहब आए नहीं, तो सुनवाई तो कोई हुई नहीं। मामला जैसा आपके सामने पहले था, अभी भी पुलिस बैरिकेड लगाकर वहाँ बैठी है और किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं वो अंदर जाने के लिए। लोग जैसे पहले तड़प रहे थे अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जाने के लिए, कुछ लोगों के वालिदैन वहाँ दफन हैं, कुछ के भाई बहन हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो अभी ऐसे ही तड़प रहे हैं। हमें नहीं पता अंदर कब्रों का हाल क्या है, और डीडीए ने अभी तक वहाँ से पुलिस क्यों नहीं हटाई है, अभी तक फोर्स क्यों बिठा रखी है। कार्रवाई तो उनकी हो गई है। अगली तारीख हमें 22 फरवरी मिली है, तो उम्मीद अभी है इंशाल्लाह, प्रशासन से भी है, सरकार से भी है, और इंडियन जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह देखिए 22 तारीख को कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात आपने करी कि बच्चों पर उस दिन क्या हुआ था। मैं तो तकरीबन जब मुझे सुबह पता चला 7 साढ़े 7 बजे के आसपास कि वहाँ डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है, मैंने जाने की कोशिश की वहाँ पर 7:45-8 बजे के आसपास, लेकिन उस वक्त तो जब अब आप देख रहे हैं जब अभी इतनी पुलिस है, तो उस वक्त का क्या आलम रहा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी, वो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, मुझे भी नहीं जाने दिया उन्होंने अंदर। लेकिन 11 बजे के आसपास मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया था। जब मैंने फ़ोन उठाया तो पता चला इमाम साहब हैं। उन्होंने बताया कि मुझे डिटेन कर लिया था और मेरा फ़ोन ले लिया है।
मैंने भी उनसे कहा कि जी मैं सुबह से आपको कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कि इसीलिए नहीं उठा रहा हूँ। फिर इमाम साहब ने कहा बच्चे 7 साढ़े 7 बजे खाना खाते थे, नाश्ता करते थे। अभी मुजम्मिल देखो 11 सवा 11 बज रहे हैं और बच्चों ने कुछ खाया नहीं होगा, भूखे होंगे, आप कैसे भी पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करके अंदर खाना लेकर जाओ। हनुमान मंदिर के सामने से मैंने बच्चों के लिए कुछ पूरी सब्ज़ी ली और मैं तकरीबन, मुझे अच्छे से याद है कि मैं 12 बजे के अराउंड वहाँ पहुँच गया था बैरिकेड पर। एंड आफ्टर ए लॉन्ग आर्गूमेंट दे अलाउड मी टू गो इनसाइड बट विदाउट सेल फोन। उन्होंने मेरा सेल फोन रख लिया एंड दे गेव मी 20 मिनट्स टू कम बैक, कि आपके पास 20 मिनट है, आप 20 मिनट में वापस आ जाएंगे। मैंने कहा भी उनको कि मैं थोड़ा और ज़्यादा टाइम चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि आपको अपने हाथों से थोड़ी ना खिलाना है खाना। प्रशासन की बात मानते हुए मैं अंदर गया बिना सेल फोन और मैंने देखा कि डिमोलिशन साइट पर उस वक्त जो भी स्ट्रक्चर था, चाहे वो 800 साल पुराना था या 700 साल पुराना था या जो उसके बाद का था, कुछ बाकी नहीं था। और वो लोग मलबा ट्रक में लोड करके कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। एक तरीके से मैं बोलूँगा कि सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही थी कि पता ना चले कि स्ट्रक्चर कितना पुराना था। और दूसरी बात, वो लोग उसको फ्लैट कर रहे थे, दबा रहे थे, मलबे को नीचे जो बचा था थोड़ा बहुत उसको दबा रहे थे। मदरसे में एक ईदगाह भी है, उसकी छत नहीं है। उन्होंने मेरे जाने से तकरीबन 5-7 मिनट पहले बच्चों को हटाकर वहाँ किया था। उस वक्त तक, मतलब जब डेमोलिशन चल रही थी, बच्चे वहीं मौजूद थे। पूरी डेमोलिशन बच्चों के सामने हुई है। मैं पहुँचा हूँ तो डेमोलिशन तो ख़त्म हो चुकी थी, वो जो सिर्फ फ्लैट कर रहे थे और मलबा उठाकर भेज रहे थे। मैंने ईदगाह में घुसा तो देखा कि बच्चे फर्श पर लेटे हुए हैं, एक सिंगल चादर के ऊपर। सर्दी थी बहुत ज़्यादा, उनके पास स्वेटर और जैकेट्स नहीं थे, शूज़ नहीं थे कुछ बच्चों के पास। मुझे वहाँ देखकर वो लोग ने रोना स्टार्ट कर दिया। कुछ तो ऑलरेडी पहले से ही रो रहे थे, काफ़ी डरे और सहमे हुए बच्चे थे। क्योंकि मैं भी उस डेमोलिशन साइट पर पहुंचकर इमोशनल हो गया था। आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, तो वो तो बच्चे छोटे छोटे, तो जाहिर बात है। उन्होंने बोला कि हमें यहाँ से ले चलो। मैंने बोला नहीं, ले जाने के लिए तो मैं नहीं आया हूँ, अभी प्रशासन इजाज़त देगा तभी आप जाएंगे। ये मेरे पास खाना है, आप खाना खा लीजिए। तो मैंने पूछा आपके स्वेटर, जैकेट्स, आपके शूज़ कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला कि हमें मौका ही नहीं दिया निकालने का। इनफैक्ट हम शूज़ भी नहीं पहन पाए। एक बच्चे ने तो मुझे बोला कि हम निकल रहे थे बाहर और पीछे से बुलडोज़र चल रहा था। तो मुझे भी अजीब लगा सुनकर। और कुछ लैपटॉप्स थे हमारे अंदर, फिर बच्चों के वो दब गए। बच्चे तो अपनी चीज़ें बता रहे थे कि हमारी किताबें अंदर हैं, बैग्स अंदर हैं, कपड़े अंदर हैं। 4 लैपटॉप आपने दिलाए थे, वो एक फ्रेंड ने डोनेट किए थे, वो अंदर ही दब गए। फिर मैंने मौलाना से बात करी, मौलाना जावेद थे वहाँ पर। उन्होंने बताया कि अंदर जो 350-400 कुरान थे वो अंदर ही दब गए। मैंने कहा आपने निकाले क्यों नहीं? इतनी तो परमिशन लेते आप। कि मैं तो निकाल रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई खाली करो, और मैंने कुछ 20-25 कुरान निकाल कर एक कंबल बिछाकर उस पर रखे भी थे। तभी शूज़ पहनकर एक पुलिस वाला मस्जिद के अंदर आया और मेरा फ़ोन लिया और डिटेन करके मुझे कह चलो आप बाहर। तो वो सभी अंदर रह गए कुरान। जिस तरह से फिर मैं 20 मिनट बाद वहाँ से वापस आ गया बच्चों को समझाकर। लेकिन मैंने देखा वहाँ पर इतने सारे लॉज का वायलेशन हुआ। जब कोई आम इंसान, आप या मैं, कोई किसी लॉ को का वायलेशन करते हैं, तो कितनी सारी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं जो हमारे खिलाफ एक्शन लेती हैं। पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, प्रशासन है, कितनी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती हैं। जब ये लोग खुलेआम से धज्जियाँ उड़ाते हैं, फिर इन पे भी तो एक सवाल या निशान लगना चाहिए। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर वो सख्त एक्शन लें और उनसे पूछें कि उन्होंने रात के अंधेरे में कार्रवाई को अंजाम क्यों दिया। जब वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, पहली बात तो उनको निकालने का टाइम क्यों नहीं दिया, एक प्रायर नोटिस क्यों नहीं दिया, एक लॉ का वायलेशन। उनको जब आपने नोटिस नहीं दिया, आप आए, तो आपने फिर उनको खबर क्यों नहीं की कि आपके पास इतने घंटे हैं, आप अपना सामान बाहर निकाल लीजिए। सेकंड वायलेशन। थर्ड, वहाँ पर स्पेशल जुवेनाइल जो पुलिस यूनिट होती है वो नहीं थी बच्चों के लिए। थर्ड, फोर्थ, इमाम साहब की बीवी वहाँ पर थी और उनकी बेटियाँ थीं, उनके लिए कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी। तो इतने सारे लॉज का वायलेशन हुआ वहाँ पर और खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। इतने पुराने स्ट्रक्चर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, कुछ बचा नहीं। इनफैक्ट जो इतनी वहाँ पर कब्रें थीं, कुछ कब्रें तो बिल्कुल ताज़ी थी, जो पिछले 1 महीने में कुछ 4-5 लोग दफन हुए थे, उन्होंने कब्रें भी तोड़ी। कब्रों के अंदर पुलिस वालों ने जो खाना खा रहे थे, उनको एक ब्लैक कलर की प्लेट में किट मिली हुई थी खाने की, वो खाना खाकर प्लेट्स उन्हीं कब्रों में फेंक रहे थे और चाय के कप फेंक रहे थे, पानी की बोतल्स फेंक रहे थे उस कब्र में। बहुत बेरहमी से उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मैंने तो ऐसी डेमोलिशन अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं। हर काम को करने की एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका है। और
इस पूरे मसले पर अभी ये फैसला अभी कोर्ट से आना बाकी है। केस कोर्ट से चल रहा है, तो जब एक चीज़ कोर्ट में चल रही है तो आपको डिमोलिशन करने का ऑर्डर कहाँ से मिल गए। और इस मदरसे की, कब्रिस्तान की, मस्जिद की डिमार्केशन के ऑर्डर आए थे 2022 में हाई कोर्ट से। 2023 में उसका सर्वे भी कंडक्ट हुआ था, उसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। फिर बच्चों को टेम्परेरी, जैसे आप यहाँ मदरसे में देख रहे हैं, कला महल में यहाँ शिफ्ट किया गया। बच्चे रोते रहे 4-5-6 दिन तक, तो हमने क्लासेस भी उनकी रिज्यूम नहीं करी। पिछले 7.5 साल से मैं वहीं पढ़ा रहा था बच्चों को। हम मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली आई वर्क फॉर एन NGO विच प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू दीज स्टूडेंट्स। और वहाँ से भी मुझे यही कहा गया था कि नहीं, आप अभी क्लासेस रिज्यूम मत करिएगा, क्योंकि बच्चे अभी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उन्होंने ऐसा हादसा देखा है। इट वॉज नॉट ओनली अ मदरसा और मॉस्क और ग्रेव यार्ड, बेसिकली इट वॉज होम फॉर मैनी ऑर्फन स्टूडेंट्स। इतने सारे यतीम बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उनका घर था, वो उसको याद करते थे। एक सवाल होते थे उनके जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था कि ये वाला मदरसा तो नहीं टूट जाएगा, अब हम कहाँ जाएंगे, इसमें हम कितने दिन तक के लिए हैं, वो क्यों टूटा है, वो कब बनेगा, हमें को वापस कब मिलेगा, जो उसके नीचे सामान दब गया है क्या वो उसकी भी भरपाई होगी। मैं ये भी अपील करता हूँ कि कोर्ट उन पर फ़ाइन भी लगाए, उनको दंडित भी करे। अभी 2-3 दिन से हमने क्लासेस रिज्यूम करी हैं, तो बच्चों का कुछ मनोबल थोड़ा सा बढ़ा है। स्टार्टिंग में तो हम उन्हें सिर्फ गेम्स खिला रहे थे, उनको हमने क्रिकेट के किट्स ला कर दिए थे और बैडमिंटन ला करके दिए थे, उनको हमने फ़ुटबॉल ला करके दी थी, कैरम का अरेंजमेंट किया था, उनको हम थोड़ा घुमा फिरा रहे थे, उनके माइंड को डाइवर्ट कर रहे थे। अभी धीरे धीरे वो लोग अपने ट्रैक पर आ रहे हैं। बच्चे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि वो इसको मेमोरी ना बनाएं, इसको हमेशा याद ना रखें, भूल जाएं जो हुआ है, क्योंकि इन चीज़ों से आपको पता है कि मेंटली बच्चे जो हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। अब जिस तरीके से आपने कहा कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आगे की डेट मिल गई है, तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ इंसाफ मिलेगा इसमें, या जो मुकामी लोग हैं उनका किस तरीके से अभी वहाँ पर जैसे नहीं जाने दिया जा रहा, और वो क्या उनके सवालात हैं, क्या वो कह रहे हैं, बच्चे जो हैं, क्या लग रहा है आपको कि उनके जहन से आसानी से ये चीज़, जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, निकल पाएंगी? देखिए, डिमोलेशन आज ही के दिन हुई थी, आज ट्यूसडे है, आज दूसरा 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए उसको। 2 हफ्तों में एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जब मुझे वो मदरसा याद नहीं आता। मैं तो सिर्फ वहाँ पर पढ़ाता था 1.5 घंटा। तो जो बच्चे वहाँ रहते थे, जिनका वो घर था, वो वहीं पले बड़े, वहीं पर अपने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, छुट्टियों में भी वहीं होते थे, पढ़ाई के वक्त भी वहीं होते थे, खेलते कूदते थे। उनकी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा वहाँ पर गुजरा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ये चीज़ भूल पाएंगे कभी ज़िंदगी में, लेकिन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि वो भूल जाएँ। बच्चों का मैंने आपको बताया वो किस किस्म का सवाल करते हैं जिनके हमारे पास भी जवाब होते नहीं हैं, और हम उन्हें समझा भी नहीं पाते हैं। कई बार तो हम बात को टाल देते हैं, घुमा देते हैं। तो ये बिल्कुल तय है कि बच्चे शायद इस चीज़ को ना भूल पाएँ। हमारी कोशिश रहेगी कि भूल जाए, दुआ भी रहेगी। दूसरा आपका सवाल था कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका क्या रद्द-ओ-अमल है। बहुत बेचैन हैं, बहुत रोते हैं, दुआएं करते हैं, प्रशासन से गुहार लगाते हैं। कुछ दिन पहले SHO साहब के पास कुछ एप्लीकेशंस गए थे कि आप हमें परमिशन दें, हम अंदर जा कर के जो कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया है उन कब्रों को थोड़ा सा रिस्टोर कर दें। मुझे लगता नहीं कि उनको परमिशन मिली, शायद नहीं मिली। और अक्सर लोग मुझसे, क्योंकि आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट मदरसा, मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि क्या कार्रवाई चल रही है, क्या नहीं चल रही है। परेशान हैं लोग, बहुत हताश हैं और निराश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून पर उनका पूरा भरोसा है, हमारा भी है। आपका सवाल था कि लोगों को क्या उम्मीद है, हमें क्या उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह न सिर्फ वो ज़मीन वापस मिलेगी, बल्कि जो लोग इस कार्रवाई में मुलव्विस थे उनको कानून सख्त सज़ा देगा कि आइंदा इंशाल्लाह वो ऐसी गैर कानूनी डिमोलेशन करने से बचेंगे, रुकेंगे। उनको एक एग्ज़ाम्पल सेट करेगा कोर्ट। मुझे कोर्ट पर, हमारे संविधान पर पूरा भरोसा है, उसी से उम्मीद है, इसलिए हम लोग शांत हैं। देखिए, मुल्क का आइन है, अभी मौजूद है, और उस पे सभी लोगों का एक भरोसा भी है। उस कानून जो कार्रवाई करता है, अब वो सबके सामने है, छुपी नहीं है, लेकिन अदालतों पर अभी भी लोगों का यकीन है और उम्मीद है कि वहाँ से कुछ ना कुछ इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन ऐसे में जो यहाँ बच्चे हैं, उनके साथ में ज़हनी तौर पर जो है एक सदमे में हैं। कुछ बच्चे अभी उससे नहीं निकल पा रहे हैं और तमाम तरीके के सवाल
इनसे भी करते हैं और अपने इमाम साहब से भी पूछते हैं कि अब यहाँ जिस जगह पर उनको रखा गया है कहीं इस मदरसे को तो डेमोलिश नहीं कर दिया जाएगा, या जो उनके कपड़े थे, उनका सामान था जो वहाँ पर छूटा है। कलाम पाक बताया आपने, कलाम पाक भी थे वहाँ, उसके बारे में कुछ क्या रहा, वो निकालने का मौका अभी मिला या नहीं मिला? लोग कहते हैं कि जब वहाँ बच्चे इतने नहीं थे तो 350-400 कुरान क्या कर रहे थे, एक ये भी सवाल लोग उठाते हैं। तो मैं बता दूं कि अक्सर हमारे मज़हब में क्या होता है, जब किसी का कोई इंतकाल कर जाता है तो उसके नाम से, ताकि उसको सवाब पहुंचता रहे, कोई पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, उनके नाम से एक कुरान मस्जिद में रखवा देते हैं। काफ़ी पुराना मदरसा था, तो 350-400 तो मुझे लगता है कुरान कम से कम वहाँ रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे, मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको दूंगा, जिसमें वो सारे कुरान नज़र आ रहे हैं। एटलीस्ट उन्हें कुरान और मजहबी किताबें निकालने का मौका तो देना चाहिए था। एटलीस्ट उन्हें कम से कम आधा घंटा 1 घंटा देना चाहिए था कि नहीं, ये आपकी सेक्रेट किताबें हैं, आप इनको निकाल लीजिए। उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। देखिए, कुरान की बेहुरमती की गई वहाँ पर, और जो कब्रें हैं उनकी बेहुरमती की गई, जिस तरीके से तमाम लोगों ने पिछली ख़बरों में बताया, और तमाम सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियो और इंटरव्यूज़ यहाँ के लोगों के वायरल हैं। कब्रें खोद दी गई हैं, वहाँ अंदर कब्रों के जो है कफ़न नज़र आ रहे हैं, इस तरीके की तमाम बातें, और लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर के तकलीफ़ भी है जो वहाँ पर ये सारी कार्यवाहियाँ की गई हैं। बच्चों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, और जो इमाम हैं वहाँ के, जो जाकिर साहब हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी वो इस पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं। उसी मस्जिद के जो है अखुंजी मस्जिद जिसको शहीद किया गया, उसी मस्जिद के इमाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जाकिर साहब। अभी जिस तरीके से 12 तारीख को सुनवाई थी, 12 फरवरी को, अब आगे कब वक्त मिला है और बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इस चीज़ का, ये अब आगे आप अपना क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, बच्चों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में जब जैसे रमज़ान है, क्या परेशानियां आपको आएंगी आगे या बच्चों के सामने, इन सारे मुद्दों पर ज़रा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। देखो जी, 12 तारीख को जो मिली थी हमें, 12 तारीख में जो है जज साहब नहीं आए, उनके वालिद साहब जो है गुजर गए, तो इसलिए जो वो आए नहीं, छुट्टी कर ली उन्होंने। तो अब 22 फरवरी मिली है, 22 फरवरी मिली है, तो उसमें देखो बहस होगी, तो वहाँ डीडी वाले जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जब वो पेश करेंगे तो उसके बाद ही जो मसले का हल निकलेगा कि वो भाई उन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट पेश करी है, तो उसी हिसाब से जो है उनसे फिर बातचीत करी जाएगी, बहस होगी उस पर। तो हमें तो लगता है कि इंशाल्लाह हमें जो है अल्लाह की जात से उम्मीद है 100% के कोर्ट की तरफ से हमें जो है इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारा जो मुद्दे हैं वो जेन्युइन है। क्योंकि जैसे ये डीडी वाले कह रहे हैं कि इलीगल जो है बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा जो है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, और उसके सारे गजट हैं, कागजात हैं, तहसील का रिकॉर्ड है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो वकील साहब है शम्स ख्वाजा, वो बहुत बेहतरीन तरीके से लेके चल रहे हैं। एक एक पॉइंट पे, एक एक मुद्दे पे जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बढ़िया तरीके, किसी पॉइंट को, किसी उसको वो अपने खाली नहीं जाने दे रहे। वजह क्या मान रहे हैं कि इतनी पुरानी मस्जिद को जो निशाना बनाया गया, हालांकि जैसे कि पता चल रहा है कि उसका पहले से भी मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, वो किस चीज़ का मुकदमा चल रहा था, और फिर उसकी सुनवाई से पहले ही इस तरीके की कार्रवाई? देखो जी, हमने जो है हाई कोर्ट में मुकदमा डाला था, वो इसलिए डाला था कि हमारे जो कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा वो चारों तरफ से खुला था। तो हमने हाई कोर्ट में मुकदमा डाला जी, हमारी जगह की डिमार्केशन की जाए और तारफेंशी की जाए, ताकि हमारी एक हदबंदी हो जाए। तो हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गए भाई इनकी जो है डिमार्केशन करके इनकी तारफेंशी की जाए। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, तो उसमें जो सर्वे हो गया, एसडीएम के ऑर्डर, एसडीएम ने सर्वे करवाया। सर्वे होने के बाद जो डिमार्केशन हुई, डिमार्केशन की जो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई हाई कोर्ट में। ये 2022 में जो है इसके ऑर्डर हुए थे, लेकिन सबमिट नहीं हुई अब तक। हमने कई बार पता करके जी उसी पे काम चल रहा है, तो हो जाएगा। तो हमने भाई हाँ, कोर्ट का ऑर्डर है तो सब कुछ हो जाएगा, ऑर्डर के हिसाब से। फिर उन्होंने सबमिट नहीं करी, तो फिर पता लगा कि उन्होंने
डिमार्केशन के बजाय इन्होंने डिमोलेशन हमारा कराया। और जबकि एक केस हमारा और भी चल रहा था, तो उसमें जो है 22 जनवरी लगी, फिर 23 जनवरी लगी, फिर हमारी जो है 25 जनवरी लगी 2024 में ही, इसी महीने में। फिर हमारी 25 के बाद फिर 29 लगी। तो ये 4-5 तारीखों में डीडी वाले हाजिर नहीं हुए कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो 29 को जो है जो तारीख लगी थी, तो इनको जो डीडी वालों को नोटिस जारी हुआ कि भाई आ नहीं रहे, आओ और अपना पक्ष रखो। तो ये 4 तारीखों में वहाँ हाई कोर्ट नहीं गए और ये 29 तारीख को यहाँ आए थे। इन्होंने फ़ोटो खींचे और देख के गए। और 23 तारीख को रात में 5-5:30 बजे करीब आके इन्होंने डिमोलेशन कर दिया। तो इनके पास जो है हाई कोर्ट जाने को टाइम नहीं था, तारीख पे जाने का टाइम नहीं था। 4 तारीख खाली गई इनकी, वहाँ टाइम नहीं है जाने के लिए। इनके पास टाइम मदरसे पे आने के लिए, मस्जिद पे आने के लिए, कब्रिस्तान में आने के लिए टाइम था, जो रात में आके इन्होंने डिमोलेशन करवाया। तो ये रात में 5-5:30 बजे करीब ये आए। डीडी थी और पुलिस थी और हज़ारों के हिसाब से फोर्स थी और 10 बुलडोजर थे। ये आए अचानक, हम भी जो है उन्हें देख के एकदम से हक्का बक्का रह गए, भाई अल्लाह रहम करे, क्या माजरा है, क्या मामला है। तो मैंने हिम्मत करके फिर उनसे बात करी। मैंने कि सर कैसे आए, क्या बात हो गई। तो उन्होंने ये बात रखी कि ये डीडीए की लैंड है, आप इसे खाली कर दो। मगर ये डीडीए की लैंड नहीं है, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की लैंड है। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का यहाँ इमाम हूँ। 13 साल से मैं इमामत अंजाम दे रहा हूँ और इसके हमारे पास जो है सारे कागजात है, सारे प्रूफ है और हाई कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा है। तो उन्होंने हमारी कोई एक बात नहीं सुनी कि ये डीडी की लैंड है, ऊपर से ऑर्डर है भाई इसका जो है डिमोलेशन होगा। मगर जी मस्जिद तो जो 700 साल पुरानी मस्जिद है, पुरानी है, कोई जो आज की नहीं है जो आप इसे जो करेंगे। तो उन्होंने ये बात रखी कि नहीं, हम मस्जिद से कुछ नहीं कह रहे, जो चीज़ और नहीं बना रखी है मस्जिद से अलग हट के उन चीज़ों को डिमोलेशन करेंगे। तो कहा हमसे कि भाई अपना सामान निकाल लो। तो सामान निकालने का जो हमें कोई मौका नहीं दिया। बस इतना उन्होंने मौका दिया कि सबको, हम जितने भी मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उन सब बच्चों को हमें खुले आसमान के नीचे वह मस्जिद से दूरी में खड़ा कर दिया ले जाके। और मेरा जो मोबाइल था वो जैसे ही वो आए थे उसी फुर्सत में उन्होंने मेरा मोबाइल जमा कर लिया। जमा करने के बाद में सब जो खुले आसमान के नीचे सर्दी के मौसम में खड़ा कर दिया। बच्चों के जो है कोई सामान नहीं निकालने दिया। बच्चों के जो अपना निजी सामान भी था, बच्चों के अपने कपड़े वगैरह थे, बच्चों के गर्म कपड़े वगैरह थे, बच्चों का बिस्तरा, बच्चों की रज़ाई वगैरह और बच्चों की जो है पढ़ाई की जो है जितनी भी बुक्स किताब वगैरह सब ही अंदर थी। और किसी की कोई बात नहीं सुनी। जहाँ तक जब बच्चों को बाहर खड़ा करा, किसी के पैर में चप्पल थी, किसी के पैर में नहीं थी, नंगे पैर खड़े। तो यहाँ तक के चप्पल जूते भी जो है वहाँ से नहीं निकालने दिया। इसी तरीके से बाहर खड़ा करके और पुलिस ने अपने घेरे में लेके एक जगह खड़ा करके रखा। तो क्या अभी वहाँ जाने की इजाज़त दी जा रही है अंदर, जिस तरीके से अभी बैरिकेडिंग की गई है वहाँ पर? मुकामी लोगों का क्या इसमें आपके साथ कहना है? क्या अभी आगे किस तरीके की इसमें कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? मुकामी लोगों का जैसे कब्रिस्तान का मामला है, वो किस तरीके से आपके साथ में है, वो क्या चीज़ है? देखो जी, जो कब्रिस्तान का मस्जिद मदरसे का जो मामला हमारे पहले से भी जो मजबूती के साथ में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले से ही हम कोर्ट में खड़े हैं और आज भी हम कोर्ट में खड़े हैं। बस्ती वाले का भी हमारे साथ है और इंशाल्लाह हम जो है मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ते रहेंगे इंसाफ के लिए। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा कोर्ट की तरफ से। ये पूरा वाक़या हो गया 2 हफ्ते होने जा रहे हैं इसको, जैसे कि, तो क्या
कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा कोई पहुंचा आपसे मुलाकात करने के लिए, किसी ने आकर के आपसे मुलाकात की या बच्चों से मुलाकात की, इनका हालचाल जानने की कोशिश की, पूरे वाक़े को जानने की कोशिश की कि किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने आपसे? देखो जी, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, ना हमारा हाल चाल पूछने आया, ना हमारे बच्चों का हाल चाल पूछने आया। कोई हमारे से कोई मुलाकात अभी तक किसी से नहीं हुई है। तंजीम के लोग पहुंचे थे, जमीयत उलमाए हिंद से लोग आए थे यहाँ पर, उनकी तरफ से क्या किया जा रहा है या उन्होंने आके क्या मुलाकात की थी, क्या उम्मीद जताई आपको, किसी से कोई अपील करना चाह रहे हैं आप? देखो जी, जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से भी जो है आए थे। पूरे दिन जो है उन्होंने अपने जो है बात भी करी है और अपने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए हैं। और जमीयत इस्लामी की तरफ से भी जो है लोग आए थे। अभी तक तो हमें कोई जो है किसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। सभी कह रहे हैं कि जी हम आपको मदद करेंगे और करेंगे, करवाएंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई मदद 1 रुपये की भी नहीं हुई है जी। मतलब सिर्फ आए एक बार और आकर के चले गए, लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई मदद आप तक जो है नहीं पहुँचे? दोबारा किसी ने हालचाल भी जानने की कोशिश नहीं की क्या? नहीं, अभी जो है जैसे वो आए थे मदद करने के लिए बोला था, लेकिन कोई मदद हम जैसे वो बोल के गए उस हिसाब से हमें कोई मदद नहीं मिली है। कानूनी मदद ना कोई? कानूनी मदद मिली है, ना हम जैसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट की या वकील साहब की, जैसे फीस वगैरह की जो भी खर्चे होते हैं कोर्ट के, जो आपको भी पता है कोर्ट के खर्चे होते हैं और वकील की जो है फीस वगैरह होती है, तो उसमें हमें अभी तक किसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ तक कि जैसे अब और भी आवाम देख रही है कि भाई यहाँ जमीयत उलमा हिंद आ गई है, जमात इस्लामी वाले आ गए हैं, तो अब तो इनकी के पास कोई कमी नहीं है, तो मदद करने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो है जमातें आ जाती हैं तो इन्हें देख के और लोग भी जो है मदद नहीं करते हैं। ये हमें कोई किसी की तरफ से अभी 1 रुपये की भी आज तक अभी मदद नहीं हुई है, ना कानूनी मदद कोई अभी? ना कानून मदद है। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से जब ये मामला सामने आया यहाँ पर, तो तमाम तंजीमों के लोग यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपनी हाज़िरी दिखाई और मौके पर पहुँच कर के फ़ोटोग्राफ़ी कराई। लेकिन अब आप ये देखिए कि अभी तक यहाँ पर ना तो किसी तरीके की कोई मदद इन बच्चों के लिए पहुँची है, ना इमाम साहब के लिए यहाँ पर किसी तरीके की कोई दोबारा आके मुलाकात की या किसी ने कोई हालचाल जानने की कोशिश की या किसी तरीके की कोई मदद पहुंचाने की कोशिश की। कानूनी मदद पहुंचाने की भी बातें तमाम लोगों ने यहाँ पर की और तमाम तंजीमों के लोगों ने भी की, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी कानूनी मदद इनको नहीं पहुँचाई गई है। ये भी एक बड़ा सवाल है। अब जिस रमज़ान शुरू होने वाले हैं, रमज़ान की आमद है, उस वक्त रमज़ान के महीने में कैसा वहाँ का माहौल रहता था, या अब कैसे देख रहे हैं आप ये रमज़ान की जो परेशानियाँ हैं, या बच्चों के साथ में जैसे कलाम पाक था? देखो, बच्चों के साथ जो परेशानी, बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा परेशानी पढ़ाई की है। जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वो सबसे अहम। बाकी तो परेशानी जो है वो आपके सामने ही है, हर चीज़ की जो परेशानी है। तो बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते, अब तराबियों में जो है कलाम पाक सुनाते, वो सब बीच में रह गया क्या? देखो जी, जो बच्चे हमारे जो हाफिज़ हो गए थे वो कुरान शरीफ सुनाने की कोशिश और भाग दौड़ में लग रहे थे, रात दिन मेहनत कर रहे थे कि भाई हमें रमज़ान में कुरान शरीफ सुनाना है, किसी को सुनाना है, किसी को सुनना है। सब अपनी तरीके से जो मेहनत कर रहे थे बच्चे। तो अब ये है कि हमारे पास जो मसाजिद, मदारिस और कब्रिस्तान बिल्कुल छिन गया है, बिल्कुल चौपट कर दिया, सब ज़मीन दोष कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा वहाँ पे। तो हम हर चीज़ से जो है वो है, इस टाइम हमारे पास कुछ नहीं है। अब आखिरी सहारा जो बचा है वो कोर्ट का बचा है। कोर्ट का जो ऑर्डर होगा तो उसके हिसाब से जो फिर फैसला जो आएगा उस पर अमल करा जाएगा। आपकी अहलिया और बच्चे भी वहाँ मौजूद थे मदरसे में, जिस जगह रहते थे, जब पुलिस ने उनके साथ क्या रवैया रखा? मेरे फैमिली भी वहीं थी उस वक्त। क्या कोई लेडीज़ पुलिस थी साथ में? लेडीज़ पुलिस कोई नहीं थी और उनको भी जो है
एक घेरे में करके रखा गया था। उनको भी इधर उधर जाने की कोई मोहलत नहीं दी गई, तो सबको घेर के एक साइड में खड़ा करके रखा गया। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? इसमें और कहने की तो ये बात है, देखो जी, हम जुल्म जब तक के हम सब मिल के इसको जुल्म की आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक कि हमारे साथ ये होता रहेगा। हम सबको एकजुट होकर और इस जुल्म की आवाज़ उठाएं, ताकि कल को किसी और मस्जिद या मदारिस या इदारे पे ये आँख उठा के ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर साहब बात करने के लिए। देखिए, आइन पर भरोसा, फिर वही बात, लेकिन अब अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं, या अब 22 फरवरी का जिस तरीके से तारीख मिली है अगली सुनवाई की, अब उसमें क्या सुनवाई आगे रहती है, अदालत क्या इसमें अपना फ़ैसला सुनाएगी या क्या सुनवाई होगी, ये तो आगे आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। लेकिन मौजूदा वक्त में जो हालात हैं वो बेहद नाजुक हैं। अब रमज़ान की आमद है, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने जा रहा है। ऐसे में तमाम यहाँ मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे कुरान को हिफ्ज़ कर रहे थे, किसी का कुरान मुकम्मल होने वाला था। अब वो तराबियाँ जो हैं पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे कुरान सुनाते हैं, कुछ सुनते हैं। तो ये तमाम बच्चों की जो तालीम थी, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई थी, वो सब बीच में जो है वो कहीं ना कहीं रुक गई है। और बच्चे भी और मदारिस से जुड़े हुए लोग भी ज़हनी तौर पर काफ़ी मायूस हैं। लेकिन एक उम्मीद है उन्हें अदालत से भी और इंसाफ की, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसाफ ज़रूर मिलेगा।